किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में दो तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहले वो जो आपके अंदर वो कमी निकालें जो कमी आपके अंदर है ही नहीं, और दूसरे वो जो आपके अंदर वो खूबी निकालें जो खूबी आपके अंदर है ही नहीं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बूढ़े राजा की है जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए राजा परेशान था, क्योंकि उसे अब ऐसा महसूस होने लगा था कि अब वक्त आ गया है कि मुझे राज्य छोड़ देना चाहिए, राज्य गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए वो सोचता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाऊं जो राज्य के लिए सही हो, इस देश की भलाई कर सके, सभी की भलाई कर सके। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको राजा बनाऊं। इसके लिए उसने अपनी मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई और सभी मंत्रियों के सामने ये बात रखता है कि अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे हटना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके राज्य को एक सही राजा मिले। इसलिए आप सब लोगों से मैं सलाह लेता हूं कि हम क्या करें जो हमें एक सही राजा मिल सके। तब सभी मंत्री अपनी अपनी सलाह देते हैं। एक मंत्री कहता है, महाराज आप किसी को गोद ले लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, उसके माध्यम से भी आप अपना उत्तराधिकारी राज्य को दे सकते हैं। दूसरा मंत्री कहता है, महाराज यहाँ इतने सारे मंत्री हैं, आप इन्हीं में से किसी मंत्री को राजा बना दीजिए। लेकिन एक तीसरा मंत्री कहता है, महाराज आप एक प्रतियोगिता रख सकते हैं, उस प्रतियोगिता के माध्यम से भी आप अपना उत्तराधिकारी राजा चुन सकते हैं। राजा को ये बात थोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन राजा कहता है कि हम कोई प्रतियोगिता नहीं रखेंगे, हम एक सीधा साधारण सा इंटरव्यू रखेंगे, सीधा साक्षात्कार रखेंगे, और उस इंटरव्यू को मैं स्वयं लूँगा, मुझे जो सही लगेगा मैं उसे ही राजा बनाऊँगा। तब एक मंत्री और खड़ा होता है और कहता है, महाराज आप इसमें एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि किस किस तरह के लोग इंटरव्यू देने आ सकते हैं। लेकिन राजा कहता है, नहीं, इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने आ सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो। इस तरह से ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है, शहरों में फैल जाती है, गाँवों में फैल जाती है, पूरे देश में ये बात फैल जाती है। एक गांव में एक लड़का था जो 20 साल का था, उसे ये बात पता चलती है। वो लड़का एक किसान था, उसे ये बात पता चलती है, तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं भी राजा के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा हम लोग कहाँ इंटरव्यू दे पाएंगे, हम लोग कहाँ सफल हो पाएंगे इंटरव्यू में। लेकिन वो लड़का कहता है, नहीं पिताजी मैं एक बार इंटरव्यू देने जाना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा तुम जा सकते हो। जब वो जाने के लिए तैयार होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और वो ये होती है कि उसके पास कोई भी ढंग के कपड़े नहीं होते। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा गरीबी की थी, तो इसलिए सारे कपड़े उसके फटे टूटे ही थे। तब वो कहता है, पिताजी मुझे कपड़ों के लिए, एक जोड़ी कपड़ों के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। उसके पिताजी और वो उधार मांगते हैं, बड़ी मुश्किल से थोड़े ही पैसे उधार मिल पाते हैं, जिससे वो लड़का एक जैकेट लेता है और उस जैकेट को पहनकर और इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो सोच रहा होता है कि मुझसे इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे। जनरली ये बात सभी लोग सोचते हैं, हम तुम भी जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ये सोचते सोचते वो नगर के गेट पर पहुंच जाता है। नगर के गेट में घुसने से पहले वहाँ पर एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी ठंड में सिकुड़ रहा होता है। वो उस लड़के से कहता है कि बाबूजी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे पास कोई ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, मुझे कुछ कपड़ा दे दीजिए। तब वो लड़का सोचता है कि मैं किस तरह से इसकी मदद करूं, पैसे मेरे पास है नहीं जो पैसे से मैं इसकी मदद कर सकूं। थोड़ा बहुत मैं खाने का राशन लाया हूं, खाना इसे चाहिए नहीं, लेकिन इसकी मदद तो केवल ओढ़ने वाले कपड़े से ही हो सकती है। लड़का अपने आप को देखता है, अपनी जैकेट को देखता है, और फिर सोचता है कि कितनी मुश्किलों बाद मेरे पास एक सुंदर सी जैकेट आई है, वो भी उधारी के पैसे से। लेकिन लड़का फिर सोचता है चलो इसे ही दे दूं, जो होगा वो देखा जाएगा। वो लड़का अपनी जैकेट उतारता है और उस भिखारी को दे देता है और नगर के अंदर प्रवेश कर जाता है। नगर के अंदर जाकर वो सैनिकों से मिलता है। सैनिक उसे उसका टोकन नंबर दे देते हैं और कहते हैं 3 घंटे बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और बताते हैं कि बराबर में ये एक सराय है, इतने 3 घंटे आप उस सराय में जाकर आराम कर सकते हैं। वो लड़का सराय में जाता है, आराम करता है। 3 घंटे बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। बाल बाल काट कर, कपड़े तो उसके फटे हुए ही थे। खैर वो राजा के कक्ष में पहुंच जाता है और देखता है कि राजा वहां पर नहीं है। थोड़ी देर बाद राजा आता है और राजा को देखकर उस लड़के के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये वही भिखारी था जो थोड़ी देर पहले उसे मिला था, जिसे वो जैकेट देकर आया था। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता, उसका बोल भी नहीं निकलता। वो इशारे से पूछता है कि क्या आप वही हो जो मुझे थोड़ी देर पहले मिले थे? तो राजा कहता है, हाँ मैं वही भिखारी हूँ जो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले मिला था। तब उस लड़के की जान में थोड़ी जान आती है और कहता है, ये किस तरह का तरीका है
आपका इंटरव्यू देने का। मैं तो बड़ी मुश्किल से एक जैकेट लाया था उधार के पैसे से, वो भी आपने ले ली, ये किस तरह का तरीका है। तब राजा कहता है, मैं आपसे इसलिए भिखारी बन के मिला, यदि मैं आपसे राजा बन के मिलता तो आप मेरी हर बात को मान लेते, मैं जो कहता आप उसी बात को मान लेते, क्योंकि आपको एक राजा बनना था, मेरे को मनाने के लिए आप हर बात मान सकते थे। लेकिन मैं एक भिखारी बनकर मिला, तो उससे ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आपने मेरी मदद करी, मुझे जैकेट दी, जबकि मुझे दिखाई दे रहा था कि आपने जैकेट के अंदर जो शर्ट पहन रखी है वो भी फटी हुई थी, जो पैंट पहन रखी है वो भी फटी हुई थी। मैं समझ गया था कि आप ये जैकेट भी जैसे तैसे करके लाए होंगे, आपके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे वो जैकेट उतार कर दे दी। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। इसीलिए मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि तुम ही मेरे राज्य के अगले राजा बनोगे। तब वो लड़का कहता है, अरे ये क्या बात हुई, आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, इस तरह से किस तरह आप राजा की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तब वो राजा कहता है कि आपने जो मेरी मदद करी वो निस्वार्थ करी, बदले में आपने कुछ नहीं चाहा। तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए आप ही जैसे व्यक्ति को इस राज्य का राजा बनना चाहिए, और राजा उसे राजा बनाने की घोषणा कर देता है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी किसी की मदद करें, निस्वार्थ मदद करें। यदि हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो हमारी भी मदद करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आता है। अक्सर आपने देखा होगा, लोग मदद करने के बाद उससे कुछ तुलना करते हैं कि ये भी हमें कुछ दे, लेकिन हमेशा हमें जब भी किसी की मदद करनी चाहिए तो उससे कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, उससे कोई वापसी की उम्मीद ना करें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमसे सब प्यार करें, हमारी सब इज्जत करें, हमसे सब प्यार करें, हमारी सब इज्जत करें, लेकिन क्या वास्तव में, और हमारी सब मदद भी करें, लेकिन क्या वास्तव में हम सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सबकी इज्जत करते हैं या हम सबकी मदद करते हैं? यदि हम सबकी मदद करते हुए चलेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी भी मदद करने के लिए भगवान का रूप लेकर जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियो में आपसे ये कह चुका हूँ कि पैसा तो हम हमेशा कमाएंगे, लेकिन हमें दुआएं भी कमानी चाहिए। पैसे के साथ साथ हमें दुआएं भी कमानी चाहिए, क्योंकि दुआएं ऐसी होती हैं, बहुत से लोग आपने सुने होंगे जब कहते हैं मैं 1% से रह गया, 1% से रह गया। यदि आप दुआएं कमाओगे तो वो 1%, 1% भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होगी। इसलिए दोस्तों, मैं हर वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कहता आया हूँ कि दूसरों की मदद कीजिए, निस्वार्थ मदद कीजिए। जब आप दूसरों की मदद करोगे, निस्वार्थ मदद करोगे, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद ज़रूर करेगा, किसी ना किसी को आपकी मदद करने के लिए ज़रूर भेजेगा। तो दोस्तों, यदि छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।